जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम दोबारा उसी टॉपिक पर आते हैं कि अब हम मुआशी हालात को कहाँ देखते हैं, क्योंकि एकदम से वज़ीर आज़म साहब ने ठीक है 113 रुपये पेट्रोल डीज़ल कम किया, लेकिन पेट्रोल सिर्फ 12 रुपये कम किया। तो मकसद क्या कहेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी जगह पर मैंने पढ़ा कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब हमारा मुतालबा ये है कि 200 रुपये लीटर जो है वो नॉर्मल पेट्रोल और 250 रुपये लीटर जो है वो हमें डीज़ल मिले। तो क्या ये कारआमद होगा? निशान भाई, आपका जो मौक़िफ़ है हर पाकिस्तानी का यही मौक़िफ़ है कि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस जैसे 180 रुपये डीज़ल बढ़ाए थे, 160 रुपये कम कर दिए। पेट्रोल के फिर 80 रुपये उन्होंने 180 बढ़ाए थे, 80 कम किए। फिर अब दोबारा जब ये जंगबंदी हुई तो इन्होंने कहा कि बेहतर रिलीफ देंगे। लेकिन 80 रुपये तो जब कम हुए हाँ, तो आपको याद होगा कि एक लिस्ट सामने आ गई थी कि हमने इतना अमाउंट को देना है, तो उस चक्कर में कम हो चक्कर में बजा कह रहे हैं। लेकिन अब 12 रुपये वाकई नहीं कम करने चाहिए थे, नहीं तो आप कम ही नहीं करते। कम से कम वो इजाफा जो 40-50 के करीब लेके आते तो आवाम पे कुछ आंसू पूछते। लेकिन अब ये जो आज दूसरा दिन है, अब दोबारा सूरत चेंज हुई है। आज इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस 7% बढ़ गई है। तो ये देखें, अब एज अ कौम भी हमें तामुल का मुजाहरा करना, और हुक्मरान से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब कौम को भी इज्तिमाई तौर पे इत्तेफाक करके अपने मामलात को सादगी तो वैसे ही इख्तियार कर दी है। क्या घर के बाहर खड्डा करके पेट्रोल निकाले किस तरह आवाम? वो निशान भाई, सादगी से मुराद ये है कि अपने अखराजात वैसे ही एक आम आदमी ने तो कंट्रोल कर चुकी है और बहुत ज़्यादा बेचारी डिस्टर्ब है। लेकिन ये कि अब जो गाड़ी में जाता है वो बाइक पे जाएगा, जो बाइक पे जाएगा वो साइकिल पे जाएगा, ये सूरत तो है। कुछ भी नहीं, वो पैदल जाएगा, पैदल जाएगा। लेकिन ये है कि अब असल में रियासत की जिम्मेदारी है कि जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा तो इसी तरह मामला चलते रहेंगे। लेकिन एक बात खालिद नूर भाई, देखिए अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन तो उन मुल्क में भी है जहाँ जिनकी हम मिसालें देते हैं, ठीक है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं है। तो हमारे मुल्क को गरीब बनाया गया बिल्कुल है ना, आप सही कह रही। लेकिन वजह ये है कि पाकिस्तान में कितना कर्जा है। अगर पाकिस्तान की पॉलिसियाँ बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान माशी बुरान, अगर करप्शन भी यहाँ सजाएँ हो जाए ना, कुछ लोगों को लटका दिया जाए, अगर जिसने बड़ी करप्शन करी है उसको लटका दिया जाए तो बहुत बेहतरी होगी। अफवाज पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रही है। सियासी तंजीमात भी अगर इत्तेहाद कर लें और कौम ने भी मुजाहरा कर रही है, लेकिन अब आने वाले जब इलेक्शन होंगे ना और फेयर इलेक्शन हो जाएं और अच्छी क़यादत एक आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी। लेकिन माशी तौर पर तो वाकई पाकिस्तान कमज़ोर है और पेट्रोल की प्राइस अब ना चाहते हुए भी पाकिस्तान ने मेज़बानी भी कर ली, जंग बंदी के इम्कानात भी बढ़ गए थे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अब गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने सब्सिडी के आड़ में 2,000 रुपये बाइक में सब्सिडी, ये कौम को सब्सिडी देखें आप, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये तमाम प्रोग्राम इस कौम को कुछ हुनर सिखा दें। ये तो मादत के साथ मीम भी अगर आपने देखा हो, ये तो सिस्टम ही खराब होता जा रहा है ना। कि जब जेडी ने 2,000 रुपये सब्सिडी इसके दे रही है, ये तो रिश्वत का एक अब बेसिक इनकम सपोर्ट में पैसे दे। एक आम आदमी सफ़ेद पोस्ट जो इज्जत बचाता है वो तो इन चीज़ों से बिल्कुल ऐसा ही है। एक ज़माने में रमजान में ज़्यादातर जो सफ़ेद पोश है, जी बिल्कुल परेशान सफ़ेद पोश वाले, और मुझे नहीं लगता कि गाड़ी वाले हमारे इतने परेशान बिल्कुल। आप वजह कह रही है, एक आम यकीन माने अगर आप सब्सिडी की बात करें या बेल इनकम, अगर वो हकदार भी नहीं कह सकता है, नहीं कहेगा वो, उसकी इंक्वायरी मालूमात ये 3 साल का पीरियड, तो वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और एक जो जिसको आदी हो जाता है ना, उसको तो मादत के, मैं किसी के कौम का किसी का ऐसा पाकिस्तानी, लेकिन आदी भी वो होता है जो बहुत ज्यादा मजबूर होता है। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ पर आप वजह कह रही है वो तो गरीब आदमी है, लेकिन जो दरमियान मिडिल क्लास है ना, वो तो बेचारा हालांकि जरूरतमंद है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए कि मेरे इंक्वायरी हो जाएगी, मालूमात होगी कि आप, हाँ मेरे और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं कौम को एक और मेरी बात सुने। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कब तक हम ये सोचेंगे कि मेरी इज्जत नफ्स मजरू होगी। हमें एहतसाब करने के लिए मेरे लिए आ जाए, मसला नहीं है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे इदारे क्यों स्टैंड नहीं लेते आपके लिए। प्रॉब्लम ये है, जावेद सदीकी भाई आपकी तरफ आते हैं कि फर्ज करें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इमरान खान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, आपसे की तरफ आता है पीटीआई वाले, ठीक है। अगर आप मेरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं हक पे हूँ, मैं मजलूम हूँ, मेरे पास नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? नीडी है, हाँ। नीडी है ना, ठीक है। अगर आप इज्जत बचाते रहेंगे तो कबाड़ा हमारे होगा। आपकी तरफ आते हैं जी। अब आप ये देखें कि ये जो प्रोग्राम जो आप देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट आई 2018 में,
सही है ये चीज़ें। एहसास प्रोग्राम आया था। एहसास मतलब गवर्नमेंट आई तो फिर हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम और जो दूसरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के साथ साथ चलती रही। लेकिन ये चीज़ें देखें पाकिस्तान जब जैसे अब हमारे ऊपर अक्सर और बेशतर जो हम मुखालिफिन हैं कि वो कहते हैं 3.5 साल में किया गया, 3.5 साल, तो अब इन 4 सालों का और 3.5 साल का मवाजना करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था और इस वक्त क्या हो रहा है। देखें जब आप किसी भी सीट पे रिश्वत दे के या जालसाजी के ज़रिए आते हैं तो जाहिर सी बात है आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब एक मिसाल अगर आप 2024 8 फरवरी के इलेक्शन लें तो हमारे तो खर्चे ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो पाबंदियाँ थी, हमारा निशान भी नहीं था, और जो हमारे लोग थे उन्होंने पम्फलेट बांट के या घर घर जाके जो इलेक्शन मुहिम थी तो उनका तो अगर वो आते तो जाहिर सी बात है फिर वो करप्शन क्यों करते। मसला ये कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके सीट लेते हैं तो फिर आप करप्शन करेंगे। जब आपका खर्चा नहीं हुआ, आप सिर्फ एक अपने लीडर के नाम पे लोगों ने आपको वोट दिया तो फिर अच्छा। फिर दूसरी बात ये कि अभी आपने जैसे कहा कि इमरान खान साहब ने अभी जो स्टैंड लिया कि अभी कोई जैसे हमारा पिंडी में जलसा होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया था, और दूसरी चीज़ जो सरगर्मियाँ थी वो भी पोस्टपोन कर दी थी। देखिए अब इससे आपको क्या, अब आप जब किसी को मिलने नहीं दें, उनको बाहर आने नहीं दें तो उनका मौक़िफ़ आप तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आपने अपने पसंद के लोगों को जाके मुलाकात, अब कई महीनों से आप देख रहे हैं कि उनकी बहनों से ही मुलाकात नहीं हो रही, तो जब आप उनको फ्री हैंड देंगे तो लोगों तक उनकी बात पहुँचेगी। और जब वो बात जब वो जाहिर सी बात है, जो उनके केसेस हैं सबको पता है ये बेबुनियाद, इस तरह के अगर केसेस पे अगर सज़ाएँ होनी होती तो जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इसको तो बहुत पहले सज़ा हो चुकी होती, क्योंकि इससे बड़े बड़े केसेस तो इनके ऊपर हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए उनकी मुलाकातें बंद की ताकि अपने पसंद के लोग जाएं और फिर वो आके बयान दें। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब वहाँ क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो तो मुझे आपके ज़रिए पता चल रहा है। तो ये सिर्फ कैद जो इतना 3रा साल है कैद में रखने का मकसद ही यही है कि लोगों में, उनके कारकुनों में कन्फ्यूजन रहे। तो अगर ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो आपको जो पार्टी की पॉलिसी सही वो आपके सामने आएगी। और आपको पता है हर पार्टी में कुछ टाउट होते हैं गवर्नमेंट के इधर उधर, जो बात जो जब अच्छा वक्त गुजरता है तो वो सामने आते हैं। अभी आपने देखा जब रिजीम चेंज आया तो बहुत सारे लोग सामने आए जो कल तक कसीदे पढ़ते थे और आज उनके बारे में क्या कहते हैं। तो ये हर हुकूमत में होता है, ये कोई पीटीआई की हुकूमत में नहीं हुआ। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ और, बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह कल आपको ज्वाइन करूंगा। अब आपको हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में, और जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ भी कहते रहिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है और प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाते जाते जीशान एक सवाल छोड़ के गए थे, जो उसी सवाल को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो हम आते हैं जावेद साहब की तरफ। जी सवाल याद है? अभी इतना लंबा आपने ब्रेक किया था, लेकिन वो इसीलिए हुआ। देखिए पाकिस्तान में अब जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ वसाइल कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लूट मार जिस तरह अभी आपने देखा 5300 अरब का IMF ने, ये कोई किसी पार्टी का इल्ज़ाम नहीं था, पार्टी तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती है, लेकिन ये IMF का जो आपको फंड देता है, जो पैसा देता है, जाहिर सी बात है इस वक्त तो वो हिसाब किताब, और हमारे वक्त में आपने देखा था कि स्टेट बैंक को हमने फ्री कर दिया था तो बड़ा हुआ था कि जी IMF के उसमें देता। अभी स्टेट बैंक की रिपोर्टें जो आ रही हैं वो आप देखें कि बल्कि देखें कि आप महसूस कर रहे होंगे कि इस वक्त जितना कर्जा पाकिस्तान की तारीख़ में जो नहीं लिया गया, जो 2000 हमारी गवर्नमेंट जो 2022 में गई थी और उसके बाद से अब 2026 में जो कर्जा लिया गया वो बुलंद तरीन सतह पे है। तो जब आप इतने बेहतरीन मैनेजमेंट लेके आए थे, आपने चेंज किया था, यही कहा था ना, तो फिर तो पाकिस्तान को इस वक्त जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, जो लूट मार है उस पर भी होने नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं। उसकी वजह पता है क्या? देखिए खान साहब के दौर में आपने देखा था कि इन सारे जो नैब के जो मामलात थे, जो नैब इंक्वायरियां कर रही थी वो आखिरी मरहले में थी। और फिर सबसे बड़ी बात है अभी आपने देखा दुबई लीक से आया, अभी करंट एक दुबई लीक आया, इससे पहले पनामा और विक्की लीक्स वगैरह आए। आप मुझे बताएं उसमें PTI के जो अभी आसिरान है जो जेलों में, उनमें से कितनों का नाम है? किसी का नाम नहीं है, सारे उनके नाम है जो हुकूमत में है। तो जब आप इस तरह की तब्दीलियां करेंगे जो हमारे जो बंद कमरों के इजलासों में होता है, तो फिर मुल्क में तरक्की कैसे होगी? तरक्की वैसे वो होगी जो मुखलिस हो, जो कौम से मुखलिस हो, मुल्क से मुखलिस हो, और वो चाहते हो कि आवाम की
सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, ग्राउंड रियलिटी जो हमारे 3.5 साल में आपने देखा, कारोबारी देख लें। अच्छा, फिर अखराजात मैं कह रहा था अक्सर कि अभी पिछले दिनों एक टीवी पे तबसरा आ रहा था कि जिसने ये 4 साल और हमारे 4 साल का जब मवाजना किया कि दौरों का, अखराजात का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, ऐवान सदर का, तो उसमें वाज़े फ़र्क था। तो जब आप अपने आप को मिसाल बनाते, देखिए हुकूमत मिसाल बनाएगी तो आवाम उस पर अमल करेगी। जब हुकूमत सिर्फ आवाम से ही वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन सिर्फ आवाम से ही रखती तो है, उनका कुछ किरदार तो नहीं होता। यही वजह है कि आवाम अब इनकी बातों को सीरियस नहीं लेती। ऐसा ही है। और फिर वो ये कहते हैं कि सादगी। अब मुझे बताएं, इस वक्त एक आम आदमी, उसकी जिंदगी में कौन सी अय्याशी है जो वो सादगी करे? उसका तो जिंदगी पूरी कर ले वो बहुत है। तो उसका तो जो आमदनी है, जो जरिया आमदनी है, चाहे कुछ छोटा कारोबार है या मुलाजमत है, तो उसका तो गुजर बसर मुश्किल से हो रहा है। ऐसा ही है। तो अब इसमें सादगी कहाँ से करे वो? बिल्कुल। तो सादगी तो वो करें जो अय्याशियां कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं। मैंने वही अभी कहा था ना अभी कि आपने देखा, सफेद पोश वालों को फर्क पड़ेगा, गाड़ियों वालों को नहीं पड़ेगा। वही नहीं, बात आप है। देखें ना, आप एक गाड़ी वाले को तो कह रहे हैं कि आप गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल पे, लेकिन जो आपके काफिले 30-30, 40-40 गाड़ियों पे जा रहे हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी और पता नहीं कौन कौन होते हैं, तो वो जो आवाम के टैक्सों पे, जो बजट पे जो असरअंदाज होता है, आप उसको कम करें। एक गाड़ी वाले के बजाय आप वो जो 30-30, 40-40 काफिलों में जा रहे हैं, वो अपनी 3-4 गाड़ियां कर लें। नहीं करें, क्यों? क्योंकि आप कोई अवामी मफाद के लिए तो जा नहीं रहे। आप जाते हैं, तकरीर करते हैं, फिर वापस जाते हैं। अच्छा, फिर इतने आपने दौरे किए, उसमें से कोई एक दौरा बता दें कि आपकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई हो, वो सिर्फ खर्चे हुए, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई। और आप खान साहब के दौर का मवाजना करें, जबकि कोरोना भी था और मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आ रही थी, और अब वो कंपनियां यहाँ से वापस जा रही हैं। तो ये क़यादत का फुक़दान है। जब क़यादत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आवाम के हालात खुद बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी दुआ है। और तब्दीली के हवाले से मेरा एक सवाल जहन में अभी भी आया। अब नागुज़ीर हो गई। देखिए, तब्दीली अब जो आवाम के हालात है ना, अब तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। हाँ, आवाम के हालात से तो ठीक है वो। अब मैं आवाम की मेंटल हेल्थ की तरफ आऊंगी कि उनमें तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं। जब तब्दीली आएगी तो मेंटल हेल्थ जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जब आप देखेंगे, मैं अक्सर अभी जैसे ईद गुजरी तो हमारे बहुत सारे दोस्त कहते कि यार वो ईद पे ईदी नहीं है, वो आजकल हमें जो कारोबारी हैं ईदी तो हमें भी नहीं मिली। नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जिस वक्त जेब में पैसे होते हैं ना, वही ईद का दिन होता है। और जब जेब खाली होती है तो वो मुहर्रम होता है, आखिरी तारीख वो मुहर्रम होते हैं। नहीं, जब भी हो XYZ, जब भी पैसे जेब में होते हैं वो ईद ही होती है। और जब जेब खाली होती है तो वो मुहर्रम होते हैं। तो मैं इनकी तरफ आऊंगी, डॉक्टर की तरफ, कि जैसे हम ब्रेक में हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं यहाँ की तो नहीं, मैं अदर पर्सन के डिस्कशन के बारे में कहूंगी कि अब आजकल देखो, रिलेशन कोई भी हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, बच्चों का हो, माँ बाप का हो, बहनों का हो या दोस्तों का हो, तो उसमें जो लोगों की सिचुएशन बनती है, जो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाना। अच्छा, ये चीज़ें मैंने लड़कियों में ज़्यादा देखी है। बिल्कुल। मैंने लड़कों की गैदरिंग देखी, लड़कियों की भी देखी। लड़कों की गैदरिंग माशाल्लाह सालों तक चलती रहती है। वो जो स्कूल के फ्रेंड होते हैं वो बुढ़ापे तक चलते हैं, और उनके ड्रेसेस भी सालों चलते हैं। लेकिन लड़कियों के अंदर ये चीजें, मतलब एक जेलसी कह ले या XYZ, तो उसके हवाले से आप मुझे बताएं कि ये चीजें कैसे हम कम करें। मैं खासकर लड़कियों के लिए मैसेज देना चाहूंगी। अच्छा, लड़कियों पे अगर हम बात करें ना, ये जो आपने बात कही है बिल्कुल वैलिड है कि लड़की और लड़का का अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही, मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट रखा है। और इसकी एक बहुत मेजर रीज़न हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो मर्द का रखा है, वो पूरे मंथ एक ही साइकिल है, लड़कियों में 4 साइकिल्स होती हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है मूड, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं हार्मोन्स, क्योंकि एक मंथ में 4 साइकिल्स आती हैं। अच्छा, ये कुदरती बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए ना लड़कियों की बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट है, लड़कों की अलग है, और कम अरसे तक रहती है, ज़्यादा चलती भी नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि एक तो लड़की अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है, और वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी ज़्यादा होती हैं। लड़के भी होते हैं, बल्कि लड़के ज़्यादा होते हैं, कम ऐसा हाँ। देखा है मैंने। लेकिन जो लड़कियों का है ना, वो बात बात पे चीखना चिल्लाना, बच्चों को मारना अपने, और मियाँ से लड़ना या किसी से भी लड़ना। और इसकी एक तो वजह देखिए, नेचर और नर्चर का फर्क अगर मैं समझाऊं, नेचर जिसके साथ हम इनब्रीड, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां आती माँ बाप के घर से तो शांत है, बनती बाद में, कहीं ना कहीं तो कसूर है वो, लेकिन वो शांत इतनी होती नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम किसी दूसरे घर भी एक लड़की जाती है ना, तो वो उसको पहले समझने में उसको टाइम लगता है, खामोश होती है, मेंटल चेंज आता है। वो वहाँ भी सियासत खेलती है ना, पहले देखती है कि कौन किस नेचर का। मैं एक बात कहूँगा कि जब वो अपने घर से आती है तो उधर वहाँ उनकी बहनें होती हैं, वालदा होती हैं, लेकिन जब वो दूसरे घर में जाती है तो वहाँ नंदे, जिठानियाँ और देवरानियाँ होती है, और रिश्ते चेंज हो जाते हैं। तो मेंटलिटी भी शायद इस वजह से चेंज आ जाती है। माइंडसेट रहता है कि वो मेरा खून है,
यू नो ब्लड रिलेशन हैज पावर। तो वो मुझे बस कबूल करना है, मतलब उस पर जैसे डाले गए बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है, राइट। वो आपकी चॉइस थी, तो वो एक तो एक्सेप्टेंस भी बड़ी मुश्किल से होती है, तो पढ़े वगैरह चलते हैं। लेकिन रिलेशन की अगर हम बात करें कि बॉन्ड एंड ऑल दैट, देखिए बॉन्ड ब्लड रिलेशन में भी तो होती है ये चीजें ना, इत्तेफाक क्या हो रही है, वो एक तो सबका एक अलग नेचर अल्लाह ताला ने रखा है। लेकिन आई बिलीव कि हम अगर मेंटल हेल्थ पर खुद सब काम करना शुरू हो जाए इंडिविजुअली, लड़का हो लड़की हो सब, हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा हाउ टू रेगुलेट द इमोशंस। लड़कियों को अपनी इमोशंस रेगुलेशन नहीं आती। आपने देखा होगा लड़कियां थोड़ा सा भी उसको आप गुस्से से भी देखें वो रोना शुरू हो जाती हैं, और लड़के नहीं रो रहे होते, क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं वो वैसे भी इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, मतलब आई गेस सप्रेस्ड होते हैं। लड़कियां बहुत एक्सप्रेसिव भी होती हैं और अपनी इमोशंस उनके रेगुलेट नहीं करना, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं दुनिया से भी और हर रिश्ते से वो ज्यादा सिंसियर हो जाती है। उनको खुद अपना बेशक 100% नहीं देना, बट लग रहा होता है कि मैं दे रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा पैम्पर किया जाए और लड़कियों को थोड़ा सा मुझे लगता है माँ बाप भी बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालते हैं ना, लड़कों की स्ट्रिक्ट तरबियत होती है। लेकिन मैं कहती हूँ लड़कों को भी लाड प्यार से पालना चाहिए। चाहिए। एक बात और कि ये माँ बाप की तरबियत का होता है, जाहिर से लड़के को भी उनके माँ बाप तरबियत देते हैं, लड़कियों को भी, तो तरबियत का भी बड़ा असर अंदाज। और पहले जैसे आप माँ बाप कहते थे भाई अब तुम्हारा घर वही है और आपने मर के ही निकलना है और ये करना है, लेकिन आजकल के माँ बाप कहते हैं भाई मसला हो तो आपके अब्बा, तो ये कुछ चीज़ें नफ्सियाती होती हैं कि जिसको पता होता है कि जनाब वालदेन के चले जाएंगे वो हमारी फेवर, क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़की गलत होने के बावजूद माँ बाप उसका फेवर कर रहे हैं और उसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। तो ये माँ बाप की तरबियत और उनकी फेवर का भी बहुत सारी चीज़ें, जो आप देख रहे हैं इस वक्त तलाक के रेशो बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसमें यही है कि पहले माँ बाप उसे कहते हैं कि भाई मर के निकलना है, तो वो फिर अपने आप को एडजस्ट करती है। अब आप कहते हैं मार के निकलना है। तो ये चीजें होती हैं। अब्यूज और फिजिकल अब्यूज भी है। पहले वाले जमाने में जैसे सर कह रहे हैं कि मर के निकलना यानी मारे खाती रहो, कुछ भी करती रहो, कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होता था गलत, क्योंकि वो एक मेंटली उनका नहीं, वो उसका मतलब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसका मतलब बर्दाश्त था, क्या आपने बर्दाश्त करना है, लेकिन नहीं गलत तो खैर माँ बाप भी इतने जालिम तो नहीं है कि आप किसी के साथ जुल्म हो रहा हो वो, लेकिन वो एक मेंटेलिटी थी कि लड़की जो है वो इतनी वो ना हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ पहले बहुत चीजें हमारी दादियों ने और नानियों ने और इवन हमारी अम्मियों ने बर्दाश्त की हैं। आज की जो यूथ है एटलीस्ट नाजायज बात करना तो वैसे ही गलत है ना, कि वो एक लड़की गलत डिमांड कर रही है और माँ बाप साथ दे रहे हैं, दैट्स रेयर, एटलीस्ट रेयर। अब क्या है कि अब लड़कियां कहती हैं कि एटलीस्ट इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज नहीं सहेंगे। अवेयरनेस अब आ चुकी है, अवेयरनेस बहुत हो गई है। तलाकों का जो रेशो बढ़ गया वो उसके अंदर खैर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जितने बात करें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, तो ये जो उसमें भी क्या मेंटली प्रेशर होता है एक लोग किसी भी झगड़े के हवाले से, कि एक माइंड सेट हो जाता है कि मैंने ये करना है, फिर वो उसका तो माइंड सेट है, वो दूसरों को भी मेंटली प्रेशर देता है। अपनी चॉइसेस को इम्पोज करना, ऐसा ही मैं जो कह रही हूँ वही होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, वही ठीक है, मेरे हिसाब से चला जाए। आप जब दो अलग दुनिया के लोग एक साथ रह रहे हैं, दोनों की अलग तरबियत, दोनों अलग अलग तरीके से पले बढ़े हैं, उनको एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो बढ़ना है, वो करना चाहिए। और जैसे अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर किसी की एलर्जी होती है वालिदैन के पास आती है, उनके एक बच्चे ही होते हैं, तो फिर वालिदैन का घर का भी वही हाल होता है जो ससुराल का होता है, क्योंकि उसकी वजह के मेंटली स्ट्रेस, जैसे कि आपने कहा, तो क्योंकि माँ भाइयों की भाभियाँ आ जाती हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं, जैसे यहाँ रिश्ते बने, तो प्रॉब्लम तो फिर अपनी जगह पे रहता है। ऐसा ही है, मुझे लगता है कि इस बारे में डिस्कस करने के लिए वकीलों की टीम को बुलाना ही पड़ेगा अब मुझे। इमोशनल स्टेबिलिटी की जो बात बिल्कुल थी, जब एक लड़की और लड़के को पता चल जाए हाउ टू रेगुलेट द इमोशंस, खुद ब खुद चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे लड़ाइयाँ होती हैं रिलेशनशिप में कहीं भी, तो हम एक चीख रहा है, दूसरा उससे ज़्यादा चीख रहा है, तीसरा उससे ज़्यादा चीख रहा है, चीखो पुकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम उसमें इतना कुछ बात में होती नहीं है, वहाँ पे एक स्टेप क्या करना चाहिए जो हम सबके लिए टिप है, जब भी किसी से भी कन्फ्लिक्ट हो, किसी भी रिलेशनशिप में, पॉज लें, सामने वाले को सुने, बेशक वो गलत बात कर रहा है, थोड़ा सा पॉज लें, और अगर आपको लग रहा है कि अभी सुनने की कंडीशन में नहीं है, टेक अ पॉज एंड से हम इस मुतालिक बाद में बात करते हैं और लीव दैट स्पेस। ओके। और उसके बाद जब आपको खामोशी अक्लमंदी की दलील है, और लेकिन मतलब एक चुप 100 सुख, देखिए वो मिसाल आज भी कायम है। उसके बाद वापस जब सब शांत हो जाए आके डिस्कस करना है आराम से, फिर झगड़ा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तब फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव है। हमारे यहाँ ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है,
और उसमें क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है। जब आप खामोश होते हैं तो फिर सोचने का मौका मिलता है। भाई मेरा तो उल्टा है कि अगर बात खत्म कर दी तो झगड़ा डबल हो गया। अच्छा, अब हमारा वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर हम आते हैं जवाद की तरफ। उनसे हम कहेंगे कि इनकी जो पॉलिसी है लैपटॉप लाने की, इन्होंने जो कंप्यूटर को आउट किया है, हम उसका भी, कंप्यूटर का भी तो इंसाफ होना चाहिए ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब ये है ना, हर चीज में इंसाफ हो। नाम ही इसीलिए रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वक्त होता है एक ब्रेक का। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह से वापस आ चुके हैं और देखते ही देखते हमारा वक्त भी कम होता जा रहा है, तो शॉर्ट टाइम में हम जो है शॉर्ट सी बात भी करेंगे। तो मैं चलती हूँ जवाद की तरफ। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा कि नाइंसाफ़ी जो आप लोगों ने कंप्यूटर के साथ की है, तो मुझे ये बताया कि लैपटॉप का जो अचानक से यूँ मार्केट में आ जाना, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अक्सर ये होता था कि बच्चे जो कंप्यूटर साइंस भी ले रहे, वो एक लैब बनी हुई होती थी कि हाँ भाई कंप्यूटर का शौक होता था। मुझे भी शौक होता था, भले हम कंप्यूटर में देखते टॉम एंड जेरी थे लेकिन एक शौक होता था कंप्यूटर चला कर आए स्कूल में। तो मुझे बताएं कि लैपटॉप के आने से हमारी जो है जनरेशन को क्या फ़ायदा हासिल हुआ है और क्या नुकसानात हैं, वो भी बताएं। अच्छा, लैपटॉप के आने से हमारी जनरेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये इजी टू कैरी है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस इजी टू ले जा सकते हैं। सिस्टम नहीं ले जा सकते, वो एक ही जगह रखना पड़ता है। और दूसरा, ये जैसे पाकिस्तान में मोस्टली कराची में जो बिजली का इशू है कि इलेक्ट्रिक का, हाँ, उसमें वो तो है। काम रुक जाता है। तो लैपटॉप में ये कि 5-6 घंटे बैटरी बैकअप होता है, तो इस हिसाब से वो काम कंटिन्यू हो सकता है। तो सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट यही है कि आप इजी टू कैरी इसे ऑफिस ले जा सकते हैं, ऑफिस से घर ले जा सकते हैं, मतलब कहीं भी ले जाके अपना काम सुकून से कर सकते हैं। सिस्टम में आप अपना काम नहीं कर सकते, वो सब जगह ले जाना मुश्किल हो जाता है, एक ही जगह रखना पड़ता है उसे। ओके, तो ये बताएं कि जो लैपटॉप है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? वो हमें कंप्यूटर जितने ही बेनिफिट्स दे रहा है? सब चीज़ें सेम है, सब चीज़ें सेम जो है। इजी, अब मुझे खैर इतना तो नहीं पता लैपटॉप के बारे में, जितना मैंने इनके साथ रह के जाना है, एक्सेल, विंडोज, XYZ, तो वो चीज़ें जो कंप्यूटर में होती थी, एक विंडो बनी हुई आती थी 4 कलर की, वो खिड़की देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऐसी विंडो हमारे घर में क्यों नहीं है। वो एक बचपना होता था कि ये एक विंडो अच्छी है, उसका कलर अच्छा है। नहीं, ऐसा ही है, सब चीज़ें सेम है, सब प्रोसेसर भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। बस ये समझे कि एक डेस्कटॉप से आप है ना छोटे से एक बेयर वन में आ गए लैपटॉप में, बस बाकी A to Z सब चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये लैपटॉप के कोई नुकसानात हैं? नुकसानात तो अब यूज़र के ऊपर है, वो जैसे यूज़ करेगा उस हिसाब से नुकसानात है, वैसे कोई ऐसा हैवी नुकसान नहीं है। ठीक है, तो नुकसानात के हवाले से मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपकी जो बात रह गई थी अधूरी हमारी इनकम सपोर्ट वाली, उसके जो आप कुछ नुकसानात बता रहे थे, मैं चाहूँगी आप वहीं से कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया आपका। असल में मेरे इनकम सपोर्ट के हवाले से जो गुफ्तगू रह गई थी, एक आम पाकिस्तानी मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि ये आवाम का टैक्स का पैसा है, ये कोई खैरात नहीं है। बिल्कुल। और अगर जिसको नीड है वो मेरिट पे अप्लाई करे, और इस पर कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है कि जाहिर सी बात है, मैंने ऐसे ही लोग भी देखे कि जो हकदार नहीं है वो भी फ़वाइद ले रहे थे। अब नादरा के सिस्टम में उनको ब्लॉकेज किया गया है, तो एक आम ज़रूरत है और दरमियान तबका भी इस पर अप्लाई करे। तो मैं एक छोटी सी आपकी बात काटूंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो ज़रूरतमंद नहीं है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वेरिफिकेशन इतनी होती है, तो वेरिफिकेशन के बाद भी जो लोग नीडी नहीं है उन्हें ये सपोर्ट दी जा रही है? बिल्कुल। देखिए, पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब एक देखे ना, अब वो इनकम सपोर्ट में बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, अब उन्होंने अपना निज़ाम चेंज किया है। अकाउंट तो होगा, इजी पैसे का भी अकाउंट होगा, और हर एक आसान बैंक सिस्टम भी है। एक दरमियान तबका जो 20-25 हज़ार रुपये जिसकी आमदनी है वो भी बैंक अकाउंट ले लेता है, और बाइक भी इसके पास होती है। जाहिर सी बात है, किसी के जो पेरेंट्स के अलावा अजीज वकारीब होते हैं, जो बहुत से लोग हेल्प करते हैं वेलफेयर के हवाले से। तो बाद दफ़ा एक ऐसा भी केस आया था कि एक साहब को इसलिए रोक दिया कि आप उम्रे पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि उम्रे पे तो मैं वो किसी ने वेलफेयर ने भेजा था। तो फिर उस तरह पे इंक्वायरी करके वेरिफिकेशन, जैसा आपने कहा ना, फिर वेरिफिकेशन के बाद क्लियर भी कर दिया जाता है। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं ये एक आम पाकिस्तानी को भी कहूँगा कि खुदारा, अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो ये आप इसको पैसे लें, और ये ज़कात या सदकात किसी के नहीं, ये हमारे टैक्स का पैसा है जो वेलफेयर के हवाले से होता है। इससे पहले मेरी इनकम सपोर्ट से PTI की हुकूमत ने एहसास हो गया था, अब दोबारा मेरी इनकम सपोर्ट हो गया। मुख्तसर ये कि पूरी दुनिया में राइज है कि दरमियाने तबका जो कम आमदनी वाला है उसको वेलफेयर सपोर्ट की जाती है, और क्या होनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुस्कुराती सुबह में शहर के मसाइल भी होते हैं, तो मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि अभी जो हालिया बारिशें भी थी, अब ये कि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है, तो मुकामी हुकूमतों का भी फ़र्ज़ है, KMC हो
या टाउन हो। हाँ, मैं उस अब तरफ आने वाली थी, उस सवाल अब की तरफ। अब शुक्रिया। अब तरक्याती काम के आड़ में जो कमीशन माफिया है उसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। ऐसा ही है। हमारे इदारे तो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। तो अब यकीन माने कि केएमसी टाउन पे डालती है, टाउन केएमसी पे डालते हैं। अब मैं अपने इलाके की मिसाल ले लूँ एक आम समझाने के लिए। अब गुलबर्ग टाउन में अभी मेयर साहब की ब्याह पे मार्केट वाटर पम्प से लेकर गुलबर्ग टाउन तक केएमसी काम कर रही है। वो मेयर साहब कहते हैं टाउन का काम है लेकिन हम कर रहे हैं। अब एक दूसरे को कोई टाउन चाहता है कि मेरी निगरानी में हो, केएमसी चाहती है कि मेरे फंडिंग से हो रहा है, तो मुख्तसर है कि इस पर करप्शन का खात्मा हो। और एतराफ़ में पूरे कराची में नाजायज़ तजवुज़ात हैं। आप यकीन माने हर जगह एक माफिया बनी हुई है, हज़ारों रुपये रिश्वत दी जाते हैं। और आज सुबह आने से पहले कब्रस्तान की आप तरफ ले लें, कब्रस्तान में मेयर साहब ने 14,300 रुपये मैयत का रेट मुकर्रर किया है। 40,000, 50,000, 60,000 रुपये लिए जाते हैं। तो हम जैसे आप जैसे लोगों ने हाईलाइट किया तो अब ये काबिल सताइश बात है। मेयर मरना भी महंगा कर दिया। हाँ मरना भी। तो मेयर साहब ने एक एक्शन, बिल्कुल मेयर साहब ने एक एक्शन इस पे लिया था 6 महीने पहले। अब 14,300 रुपये रेट है। शहरियों को भी चाहिए कि ज़्यादा इजाफी पैसे ना लें, मुतल्लिका इदारों में बात करें। जायज़ है, बिल्कुल जायज़ बात है। देखिए एज अ पाकिस्तानी यूथ जाहिर सी बात है एक तरबियत तो बहुत अच्छी हो गई है। सोशल मीडिया के कई जहाँ नुकसान है बहुत से ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। तो तरबियत हो रही है कौम की। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और इंशाअल्लाह जब मैं देखता हूँ और प्रोग्राम के दौरान हमारी जो बच्ची हैं और इस तरह भरपूर जवाब देती हैं और बाअदब तरीके से, बिल्कुल कि एक ज़माने में जो राइज था हमारे बुजुर्गों ने किया वो अपने तवज्जुह से कर रहे थे। अब नई नस्ल को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात में उनका इजाफा हुआ है। लेकिन मैं नई नस्ल को ये कहूँगा आपकी सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वाकई आप में सलाहियत है, हमारी बच्चियों में भी, हमारे बच्चों में भी। लेकिन एक मैसेज दूंगा कि बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट भी करें और अपने पे जुल्म ना बर्दाश्त करें। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप फेस करते हुए अपने हुकूक का वो करें। बिल्कुल, ख्वाह आपका खामिद हो, ख्वाह आपका भाई हो या ख्वाह कोई भी रिश्ता हो। आप दफ्तर में जा रही है, आपके साथ बहुत सारा हुकूक है। आप घर से निकलती है, आपकी जो तरबियत है, एक माँ की जो तरबियत होती है ना, औलाद वही मुंतकिल होती है। वालिद तो मर्द तो काम पे चले जाता है, मर्द तो कहता है मैंने काम कर लिया। तो जो मेरी माँ या बेटी बहन जो करती है ना, वो कल का पाकिस्तान है। और हमें यकीन माने अपनी बच्चियों पे बड़ा फख्र है कि अब वो बच्चियों को सोशल मीडिया और एजुकेशन की वजह से बहुत बेहतरी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इतना अच्छा निज़ाम हो जाएगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारी कोताहियाँ हैं कि जिसकी वजह से ये मुल्क थोड़ा कमज़ोर हुआ। मतलब टाइम लगेगा, टाइम नहीं, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप जैसे लोग माशाल्लाह मीडिया पे मौजूद है ना, ये बहुत यकीन माने खुश नसीबी की अलामत है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब जावेद साहब हैं, इन्होंने अपना वक्त गुजारा और इनकी मालूमात है। अब ये नौजवान है, नौजवान बच्चे हैं, ये सब डॉक्टर थे माशाल्लाह। और देखिए अपने शोबे में माहिर है। बिल्कुल। और लोगों की मेंटालिटी समझना इतना आसान नहीं है। ये खुश नसीबी है। हाँ बिल्कुल, मेंटालिटी को समझना। और एक बात आखिरी बात कि आप कहते हो खुदारा अब मुल्क की सलामती के लिए तो हमने इतिहाद कर लिया है। अब आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और हमारी यंगस्टर के करप्शन के ना, जो करप्शन करे ना उसको भी आप हाईलाइट करें कि यकीन माने ऐसा हो जाएगा ना कि सोशल मीडिया करप्शन करने वाला फिर बाद आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम उसको भी चाहते हैं वो भी सही हो जाए। वो वाकई बाज आएगा या हमें बाज के साथ उड़ा देगा। नहीं, उसकी आखिरत भी खराब हो रही है ना। देखिए उसकी आखिरत भी खराब हो रही है। अगर मैं आपका पैसा फ्रॉड कर रहा हूँ या हराम खोरी कर रहा हूँ तो मुझे जवाब देना है। ऐसा ये हमें नहीं, मेरी नस्लों को जवाब देना है। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी देना है, दुनिया में जवाब देना है। लेकिन मैं फिर एक मुस्कुराती सुबह में मैं आप लोग इस सब की बातें सुन के यकीन माने बड़ा इत्मीनान हुआ। और पाकिस्तान बहुत अच्छे हाथों में जा रहा है इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप थोड़ा टाइम लगेगा। बड़ी अच्छी बात की और ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारे भाई ने भी कहा। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब जज़ा और सज़ा का अमल होगा। देखिए दुनिया भर में आप अगर एक मिसाल है, सऊदी अरब की मिसाल दें या यूरोप की मिसाल दें कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, तो वहाँ पे अगर पावर नहीं इतनी ऐसी नहीं है जैसे हमारी है, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो या बिजनेसमैन हो, या वो सब कानून के लिए एक बराबर होते हैं। मतलब ये कि आपने शायद
उनके देखा लिए होगा कि रूल्स सबके लिए हाँ, जैसे हैं। तो यही वजह है कि वो कानून से डरते हैं। अब हमारी यहाँ के कानून सिर्फ गरीबों के लिए, तो जो पैसे वाले हैं, जो पावर वाले हैं, वो कानून से नहीं डर। अभी आपने पिछले दिनों एक उम्मे रुबाब का किस्सा सुना होगा कि जिनके 3 अफराद घर के कत्ल हुए थे, और जाहिर सी बात है फैमिली खुद ऐनी शाहिद थी, सब थे, लेकिन उसके बावजूद वो बरी हो गए। इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं। अक्सर खुदकुशियाँ होती है। अभी एक स्टूडेंट की खुदकुशी हुई। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अदल का निज़ाम जो है, अदल का निज़ाम जब बेहतर बना होगा, इसीलिए था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अदल का निज़ाम जिस दिन हमारे यहाँ सही हो जाएगा, हमारे यहाँ सबको कानून, अब आप देखें ना, अभी जो 26वीं और 27वीं तरमीम पास हुई है, उसमें आप देखें कि वो जो एक पावर था जो अदलिया का, वो लेके कुछ लोगों ने अपने हाथ में कि हम जज लगाएंगे, हम जो भी करेंगे। अभी एक 28वीं तरमीम का भी सुनने में आ रहा है, फिर इस्तिस्ना का आ रहा है। तो जब इस तरह के कानून आप बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो कमज़ोर तबका है वही सिर्फ कानून की जद में आएगा, ताकतवर तो आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमें अपने अदल का निज़ाम सही करना पड़ेगा, हमें जो है जज़ा और सज़ा का निज़ाम सही करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अच्छी लीडरशिप लाना पड़ेगी। जाहिर सी बात है जो दहाइयों से करप्शन कर रहे हैं उनको लाके तो आप निज़ाम सही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश नहीं बल्कि दुआ है हमारी कि हमारी जो हुकूमत है वो थोड़ा सा हमारी इन बातों पे सोचे और पॉजिटिवली सोचे कि आगे हमने हमारी जनरेशन को जो है अच्छा मकाम देना है, क्योंकि अब जो है हमारी जो यूथ है वही हमारा फ्यूचर और है। ये उसी वक्त होगा जब अवामी वोटों से गवर्नमेंट बनेगी, मतलब किसी की पसंद और नापसंद से नहीं बनेगी। बल्कि अगर मुझे परेशानी होगी, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, गारंटी नहीं ले सकते हम, क्योंकि वोट तो ये फिर इंसाफ की देने के बाद वोट चेंज हो जाते हैं। इंसाफ की भी गारंटी नहीं होगी, अब तो क्योंकि फिर पसंद और नापसंद। देखिए ना, अभी आप देख लें 8 फरवरी 2024 को जिस तरह मैंडेट चेंज किया गया, उसका आपने आज ये इन 4 सालों में आपने देखा कि मुल्क और कौम की, यानी ना कारोबार चल रहा है, ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने रिमिटेंस जैसे पहले वो कारोबार करते थे। तो जब कहीं से नहीं आएगा तो फिर उन्होंने पेट्रोल और गैस और यही चीजें लगे ना। हुकूमत हमारी आई है, काम सबने किया है और दिखा भी है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं कोताहियां हैं। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। हम गलतियां हम सामने नहीं ला रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है बदजन हो जाती है। आवाम के साथ साथ हमारी जो चीजें हमारे जो सर्कल चल रहा होता है ना, वो स्टॉप हो जाता है। और ये गवर्नमेंट जो हमें उस सर्कल में लाके खड़ा कर देती है कि हम ना यहाँ से निकल सकते ना वहां से। अच्छा, ऐसा ही है। जहाँ तक आपने गलती की बात की, अगर आपका पहला तजर्बा हो, एक मिसाल है, आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आई है और पहला आपका तजर्बा है, तो फिर गलती है। लेकिन जो बार बार साल से आते जाते रहे, उनसे गलती नहीं, वो एक अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना तो मैं आऊंगी नहीं गवर्नमेंट में, सीधी सी बात है। नहीं, देखिए अब नई जनरेशन, एक मिसाल है, आपने सारे रिटायर्ड लोगों को पोस्टें दी हुई है, आप नई जनरेशन को क्यों नहीं मौका देते कि वो आए और अपना किरदार। आप देखें नई जनरेशन खत्म हो रहा है, नई जनरेशन हमारा मुल्क छोड़ के जा रही है, और आप देखें कि जो इदारों में जो पोस्टें हैं वो आपने रिटायर होने के बाद उनको एक्सटेंशन देते हैं। जब उनको मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर है उन्होंने मुल्क छोड़ के जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो है वक्त खत्म हो रहा है जावेद साहब, तो हम जो है अभी इजाजत चाहेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। और जवाब में चाहूंगी आप अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, जो भी फेसबुक या इंस्टा पे अगर आप हैं तो कैमरे के सामने आप बता सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा है 03142624 और फेसबुक का जो पेज है वो दुआ लैपटॉप के नाम से, इंस्टाग्राम भी दुआ लैपटॉप के नाम से, गूगल मैप पे आप दुआ लैपटॉप लिखेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी, क्रोम पे दुआ लैपटॉप लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ से भी मिल जाएगी इजीली। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने का। वक्त कैसे निकल जाता है, बातें रह जाती हैं लेकिन वक्त निकल जाता है। तो इंशाल्लाह हम मजीद बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बिल्कुल आपको इनवाइट करेंगे, हम उसी को ही दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, वक्त हो गया हमारा ख़त्म, तो इजाज़त दीजिए मुझे। मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।